नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खोलता हूं कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। तो रोज की तरह सबसे पहले आपको बताऊं कि आज पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि लोग शेयर बेच रहे हैं पर अडानी खरीदारी में क्यों लगे हुए हैं, आज इसके बारे में बताऊंगा। अडानी को लेकर मोदी सरकार ने बड़ी बात कह दी है। वो बात क्या है उसका चैप्टर भी है। लाखों करोड़ के नुकसान के बीच अडानी का वो काम जिससे चीन परेशान है, आज उसका चैप्टर भी खोलूंगा। और इंडिया की बर्बादी का सपना देखने वालों को करंट लगाने वाली खबर भी लेकर आया हूं। इसके बाद बात होगी कि किसान आराम करेगा और रोबोट खेती करेगा। पीएम मोदी का यह नया प्लान क्या है, इसके बारे में बताऊं। आपका बच्चा पढ़ाया जो जा रहा है उसको कितना समझ रहा है, यह उसी वक्त बताने वाली मशीन जो आई है उसके बारे में बताऊंगा। यानी इंडिया का फ्यूचर दिखाने वाला अनसुना चैप्टर आज आपके सामने खोलूंगा। और आखिर में ज़ेलेंस्की हैरान, F-16 बोलकर अमेरिका ने क्या पकड़ा दिया। रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे बड़ी बेईमानी का चैप्टर खोलूंगा। रूस और यूक्रेन को लड़वाकर अमेरिका कितना कमा रहा है, आज उसका गणित भी समझाऊंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले आज दिन भर का रिवीजन नहीं, आज आपको पाठशाला में सबसे पहले पाकिस्तान की बर्बादी का सबूत देते 10 बड़ी खबरें दिखाना जा रहा हूं। कैसे पाकिस्तान बर्बाद हो रहा, पहले यह देखिए, फिर पहला चैप्टर। दिवालिया होने से बचने के लिए पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF का जो लोन चाहिए, उस पर बातचीत बन नहीं पा रही। कहा जा रहा है कि IMF ने पाकिस्तान की लोन मैनेजमेंट स्कीम को खारिज कर दिया। IMF ने पाकिस्तान सरकार से 335 बिलियन डॉलर की अतिरिक्त सब्सिडी को बंद करने को कहा है। बिजली की दरें 11 रुपए से 12.5 रुपए प्रति यूनिट बढ़ाने के लिए कहा है। पाकिस्तान IMF की शर्तों और चीन के हितों के बीच में फंस गया है, क्योंकि चीन ही पाकिस्तान को सबसे ज्यादा कर्ज देता है। पाकिस्तान के कुल विदेशी लोन का 30% चीन ने दिया है। इस लोन में एक बड़ा हिस्सा बिजली खरीदने को लेकर है, जिसके समझौतों पर IMF की शर्तों से असर पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान मुसीबत में है कि IMF को खुश करके लोन ले या फिर चीन का हित देखे। इसी बीच पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 16% और गिर गया है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 3 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया और इससे सिर्फ 18 दिन ही पाकिस्तान का खर्च चल पाएगा। पाकिस्तान इसी वजह से IMF के सामने नाक रगड़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे उधर डील होने में देरी हो रही है, इधर देश चलाने के लिए पैसा खत्म होता जा रहा है। किसी तरह से लोन अप्रूव हो जाए, पाकिस्तान को बस इस वक्त ये दिख रहा है। IMF से लोन अप्रूव होने पर दूसरे देशों से पाकिस्तान को मदद का जो भरोसा मिला है वो भी मिल पाएगा। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा है कि IMF की शर्तों को पूरा करने के लिए सख्त फैसले लिए जाएंगे। पर लोगे का बॉस, समय निकला जा रहा है। सरकार एडिशनल टैक्स लगाने के लिए कानून बना सकती है। IMF की शर्तें मानने से पाकिस्तान में महंगाई और बढ़ेगी, लेकिन जनता पर बोझ डालने के अलावा पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं बचा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि IMF ने लोन देने के लिए जिस तरह की शर्तें रखी हैं, वैसी शर्तों के बारे में तो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता था। पाकिस्तान में महंगाई दर 27.55% पर पहुंच गई है। पिछले 48 साल का रिकॉर्ड टूट गया। अनाज, सब्जी, दाल, सबके दाम रॉकेट बने हुए हैं। देश में डॉलर की कमी के चलते बाहर से आने वाले सामान की आपूर्ति रुक गई है। कई कच्चे माल और दूसरी जरूरी चीजों के हजारों बंदरगाहों पर अटके हुए हैं कंटेनर। पाकिस्तान अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट को झेल रहा है। पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बीच शहबाज शरीफ अपने सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन इमरान खान के सामने झुक गए। पाकिस्तान में चल रहे आर्थिक संकट को लेकर शहबाज शरीफ ने 7 फरवरी को इस्लामाबाद में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है और इसमें इमरान खान को निमंत्रण भेजा है। कमाल की बात यह है कि इमरान खान के करीबी लोगों को जेल में डाला जा रहा है और दूसरी तरफ इमरान खान से आर्थिक संकट से निकलने के लिए सलाह मांगी जा रही है। पाकिस्तान में आर्थिक बम ही नहीं, असली बम भी लगातार फूट रहे हैं। पेशावर में पुलिस लाइंस में जो आत्मघाती हमला हुआ था, उसमें यह पता चला है कि सुसाइड बॉम्बर पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर आया था। इस हमले में 101 लोग मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर पुलिस वाले थे। पेशावर हमले के बाद पाकिस्तान में हर तरफ हड़कंप मचा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में वहां की सरकार ने चाइनीज नागरिकों को कह दिया है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी हायर कर ले। तो पाकिस्तान की बर्बादी की टॉप खबरों के बाद अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आज बात होगी कि लोग शेयर बेच रहे हैं, लेकिन अडानी कैसे खरीदारी में लगे हैं, और जो लोग मोदी विरोध में इंडिया की बर्बादी के सपने देख रहे हैं
उन्हें कैसे करंट लगाने वाली खबर आ गई। इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चा गौतम अडानी की। उनकी कंपनियों के शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं। आज भी अडानी ग्रुप ने की जो कंपनियां हैं उनके ज्यादातर शेयर जो हैं वो लोअर सर्किट में। अडानी ग्रुप के मार्केट कैप में पिछले 7 दिन में 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। कल मैंने आपको पाठशाला में बताया और आज जब बात हो रही है इसके बीच 2 लाख करोड़ और डूब गए। मतलब धप धप पैसा जो है वो निकला जा रहा है। अडानी के मामले में राजनीति भी खूब हो रही है। आज भी संसद में बड़ा हंगामा हुआ। इस बीच सरकार ने भी अडानी के मामले में साफ बोल दिया है। पहले आपको सुनवाता हूं कि विपक्ष क्या कह रहा है, फिर बताऊंगा कि आज पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने अडानी को लेकर क्या बड़ी बात की। सरकार के संरक्षण में हुआ शताब्दी का सबसे बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार है। हम इसमें जांच की मांग करते हैं। हमेशा हमारा विपक्ष कहता रहा है कि अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए ये सारी सरकार की नीतियां और सारी सरकार की एजेंसियां हैं। ये तो बॉस विपक्ष के आरोपों की बात। सरकार का इस मामले में क्या स्टैंड है, क्योंकि विपक्ष इसमें भी राजनीति कर रहा है। वही नैरेटिव है, नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं इसलिए ये हो गया वो हो गया वगैरह वगैरह। जबकि मैंने कल ही आपको बताया था कि भाई खुद विपक्ष शासित राज्यों में कितना अडानी का इन्वेस्टमेंट है। और अभी आरोप साबित भी नहीं हुए, लेकिन विपक्ष बहुत हड़बड़ी में है कि कैसे अडानी को जो है वो एक तरीके से बेईमान साबित कर ही दे। और ये बात आज विपक्ष के हंगामे के बीच फिर से साफ हुई। सरकार की तरफ से क्या कहा गया है इस मामले को लेकर, क्या बड़ा बयान आया है, अब एक बार उसको भी सुन लीजिए फिर आगे की। राष्ट्रपति का अभिभाषण का चर्चा प्रायोरिटी रहता है। सरकार साफ कह रही है कि अडानी मामले से उसका कोई लेना देना नहीं। भाई आरबीआई जो है वो इस मामले में बैंकों से रिपोर्ट मांग चुका है। कल ही मैंने आपको बताया कि आपका कितना लोन वगैरह है वो बता दीजिए जरा। अगर किसी को देखना होगा तो सेबी देखेगा। इसमें सरकार क्या करेगी? सिर्फ इसलिए कि आप कह दे रहे हैं कि अडानी अंबानी की सरकार, इसलिए अब सरकार इसमें आकर बयान दे। ये कैसे होगा? सरकार कह रही है कि भाई राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है उस पर चर्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर वही सरकार संसद चलने नहीं दी जा रही। भाई आरबीआई ने बैंकों से डिटेल मांग ली, एलआईसी और एसबीआई भी अपना बयान दे चुके हैं। अडानी के जो शेयर गिर रहे हैं वो शेयर मार्केट का अपना इक्वेशन है जो सेंटीमेंट पर चलता है। और सबको पता है कि इस वक्त अडानी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश विदेश से भी हो रही है और देश में भी हो रही है, तो वो सेंटीमेंट की वजह से शेयर गिर रहा है। इसमें सरकार क्या करेगी? लेकिन चूंकि पूरा नैरेटिव यह गढ़ना है कि नरेंद्र मोदी ने फायदा पहुंचा दिया, इसलिए जो है सरकार से बयान। अरे सरकार क्या करेगी? इस सारी पॉलिटिक्स के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, अडानी प्रकरण से उपजी स्थिति पर मीडिया रिपोर्ट्स पर रिजर्व बैंक का बयान आया है और बैंकों की स्थिति स्थिर बनी हुई है और परिस्थितियों के मुताबिक लचीली भी है, ये आरबीआई ने कहा है। तो बड़ी गुड न्यूज है। पहली गुड न्यूज, 4 गुड न्यूज जो आई हैं अडानी ग्रुप के लिए, उसमें से पहली गुड न्यूज ये है कि आरबीआई ने इस बात के बारे में कह दिया है कि जिन बैंकों ने कर्ज दे रखा है अडानी ग्रुप को, उनकी स्थिति अच्छी है, उसमें कोई टेंशन की जरूरत नजर नहीं आ रही। केंद्रीय बैंक सतर्क है और हालात पर नजर रखे हुए है। दूसरी गुड न्यूज जो अडानी ग्रुप के लिए आई है वो भी आपको बता दूं, एसबीआई ने कहा है कि अडानी ग्रुप पर उसका 27,000 करोड़ रुपए का लोन है, जो एसबीआई की लोन बुक का मात्र 0.8 से 0.9% है। यानी एसबीआई ने भी इस बात को साफ कर दिया है कि उसने अडानी ग्रुप को जो लोन दे रखा है वो कुल लोन जो एसबीआई ने मार्केट में दे रखा है उसका 1% से भी कम है। तो एक और गुड न्यूज जो मार्केट के लिए भी और अडानी ग्रुप के लिए भी ये है कि एसबीआई ने भी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि अडानी ग्रुप को जो लोन दिया गया वो 1% से भी कम है और उसकी जो रकम की अदायगी है वो भी अडानी ग्रुप की तरफ से लगातार हो रही थी, तो इसलिए चिंता की खबर वहां से भी नहीं है। तीसरी गुड न्यूज जो अडानी ग्रुप के लिए आई कि शेयर मार्केट में भी आज अडानी एंटरप्राइजेस का जो शेयर 1017 रुपए तक गिर गया था, वो भी मार्केट बंद होते होते रिकवर करके 1531 रुपए पर पहुंच गया है। यानी अडानी ग्रुप के शेयरों में उछाल फिर से देखने को मिल रही है। और चौथी बड़ी खबर, चौथी गुड न्यूज आप कह लीजिए जो अडानी ग्रुप के लिए आई है वो ये कि रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि अडानी ग्रुप की क्रेडिट प्रोफाइल और उसकी कंपनियों की रेटिंग पर किसी तरह का कोई तुरंत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
फिच जो एक रेटिंग एजेंसी है, उसे उम्मीद है कि अडानी ग्रुप के कैश फ्लो का जो पूर्वानुमान है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, सिर्फ एक रेटिंग एजेंसी नहीं बल्कि गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन चेज ने भी अपने कुछ क्लाइंट्स को कहा है कि अडानी ग्रुप की कंपनियों के एसेट्स की वैल्यू को देखते हुए अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स में मौजूदा कीमत में भी निवेश करना आकर्षक है। तो एक साथ 4 बड़ी खबरें अडानी ग्रुप के लिए आई हैं। अडानी ग्रुप के लिए 4 गुड न्यूज जिसको आप कह सकते हैं कि एक तो आरबीआई ने साफ कर दिया है बैंकों से रिपोर्ट आने के बाद कि बैंकों की स्थिति ठीक है, यानी अडानी ग्रुप के लिए पॉजिटिव खबर है, उनके निवेशकों के लिए पॉजिटिव खबर है। दूसरी बड़ी बात, एसबीआई ने कह दिया है कि हमने 1% से भी कम लोन, कुल लोन का 1% से भी कम दे रखा है अडानी ग्रुप को। तो ये भी जो निवेशक है उनको आश्वस्त कर रहा है, एसबीआई के जो ग्राहक है उनको आश्वस्त कर रहा है, और जो एजेंडा चलाया जा रहा था उसको ध्वस्त करता है। तीसरी बड़ी खबर कि रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो अब भी अडानी ग्रुप में विश्वास जता रही हैं। और चौथी अच्छी खबर जो अडानी ग्रुप के लिए आई है कि उसके शेयरों को एक तरीके से फिर से बूस्ट मिला है, और दिन खत्म होते होते तक जो शेयर 1000 रुपए पर चला गया था वो फिर से 1500 रुपए पर बंद हुआ है। अडानी ग्रुप को भले ही शेयर मार्केट में बड़ा नुकसान हुआ, भले ही गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में काफी नीचे आ गए, काफी नीचे आने के बावजूद अभी भी उनके पास इतना पैसा है कि वो टॉप 20 में हैं। जो लोग इंडिया की बर्बादी के सपने देख रहे हैं क्योंकि उन्हें एक कुर्सी चाहिए, वो ये ध्यान नहीं रख रहे कि ये 10 लाख करोड़ सिर्फ अडानी के नहीं जा रहे, उनमें जो आम लोगों का पैसा लगा है उन आम लोगों को भी नुकसान होगा जिन्होंने शेयर में बहुत मुनाफा भी कमाया इसी अडानी ग्रुप में पैसा लगाकर। लेकिन माहौल बनाया जा रहा है और वो माहौल बाजार के सेंटिमेंट को प्रभावित कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि विदेश से तो हो ही रहा है, अपने यहां भी लोग कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच गौतम अडानी अपने काम में जुटे हुए। इससे पहले कि आपको बताऊं कि भारत की बर्बादी के सपने देखने वालों को करंट लगाने वाली कौन सी खबर आई है, पहले आपको अडानी के बारे में बताना चाहता हूं। कल उन्होंने जब अपना एफपीओ वापस लिया था तब भी यह कहा था कि वो अपने फ्यूचर प्लान के साथ आगे बढ़ते रहे। जब अडानी के शेयर्स में भूचाल आया है तब भी अडानी पूरे विश्वास के साथ अपने उन प्रोजेक्ट्स के साथ खड़े हैं जो प्रोजेक्ट्स दुनिया में भारत की कूटनीति के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को लगता है कि अडानी को जो है आप बर्बाद होता देखेंगे तो आप जो है अपनी पॉलिटिक्स चमका लेंगे, बॉस गौतम अडानी उनकी कंपनी के इन्वेस्टमेंट अलग अलग राज्यों में है, उन राज्यों की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, भारत की कूटनीति के लिहाज से भी अडानी ग्रुप के कई प्रोजेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और ऐसा ही एक प्रोजेक्ट इजराइल में है। इजराइल में अडानी ने हाइफा पोर्ट खरीदा था। यह इजराइल में भारत के किसी उद्योगपति की तरफ से किया गया अब तक का सबसे बड़ा निवेश है, और बीते 10 सालों में किसी कंपनी की तरफ से इजराइल में किया गया सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। इस निवेश की अहमियत आज आपको समझनी चाहिए कि कुछ दिन पहले इजराइल में जब हाइफा पोर्ट को अडानी समूह को हैंडओवर देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तब इस कार्यक्रम में खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे। आप खुद सोचिए इजराइल के लिए यह डील कितनी इंपॉर्टेंट रही होगी कि खुद बेंजामिन नेतन्याहू अडानी के कार्यक्रम में आए। उन्होंने इस अधिग्रहण को मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि 100 साल पहले और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वो बहादुर भारतीय सैनिक थे जिन्होंने हाइफा शहर को मुक्त कराने में मदद की थी। आज बहुत मजबूत भारतीय निवेशक हाइफा बंदरगाह को मुक्त करने में मदद कर रहे हैं। अच्छा, आप देखिए इजराइल में अडानी को जो है वो सिर आंखों पर बैठा रहे हैं कि भाई हमारे लिए जो है इन्वेस्टमेंट है, देश के लिए फायदेमंद है। यहां देश में जो इन्वेस्टमेंट है उसको ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे देश में कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। ये अजीब पॉलिटिक्स चलती है हमारे देश में। इजराइल के प्रधानमंत्री इस डील की तुलना बंदरगाह को आजाद कराने से कर रहे हैं। वैसे भारत में कुछ लोग जो अडानी को पानी पी पी कर कोसते हैं, उन्हें तो यही लग रहा होगा कि मोदी नेतन्याहू की दोस्ती के कारण ही अडानी को यह पोर्ट मिल गया। यही नैरेटिव कर देंगे कि मोदी ने कहा होगा नेतन्याहू को कि भैया दे दो इनको। बॉस, उन लोगों की जानकारी के लिए और आपकी जानकारी के लिए भी ये बता दूं कि यह सौदा पिछले साल जुलाई में ही हो गया था। तब इजराइल में नेतन्याहू प्रधानमंत्री थे ही नहीं और ना ही उनकी पार्टी सत्ता में थी। एक बार सुनिए फिर आगे की बात। Over these years, we have struck many critical partnerships that include Elbit Systems, Israel Weapon Systems, and Israel Innovation Authority.
we have initiated several dozen technologies relationships wherein we have offered the entire Adani portfolio of companies to be a giant sandbox for us to learn together. We are also in the process of setting up an artificial intelligence lab in Tel Aviv. बॉस, देश के उद्योगपति है ना, देश के साथ साथ विदेशों में भी निवेश करते हैं। जाहिर है वो निवेश अपनी कंपनी के विस्तार के लिए, अपने मुनाफे के लिए करते हैं, लेकिन कुछ निवेश ऐसे होते हैं जो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट होते हैं। इजराइल के हाइफा पोर्ट में निवेश ऐसा ही स्ट्रैटेजिक निवेश है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि स्ट्रैटेजिक निवेश होता क्या है। स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट यानी रणनीतिक निवेश का मतलब भविष्य को ध्यान में रखते हुए किसी कंपनी में या किसी जगह निवेश करना। रणनीतिक निवेश का मकसद सिर्फ मुनाफा नहीं होता, बल्कि दूरगामी लक्ष्यों पर ध्यान में रखकर यह निवेश किया जाता है। इजराइल में यह निवेश लॉन्ग टर्म की रणनीति के तहत किया गया है, क्योंकि इजराइल में पोर्ट के बिजनेस में कुछ साल पहले चीन भी उतरा था। अब चीन को टक्कर मिलेगी भारत की कंपनी के स्ट्रैटेजिक निवेश। तो जिस अडानी को आपके देश के कुछ नेता विलन बताने में तुले हुए हैं, वही अडानी ग्रुप चीन को टक्कर देने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है अपने पैसे से वहां इस हाइफा पोर्ट को खरीदकर। और मैंने पहले ही बताया भैया, यहां से कोई सेटिंग गेटिंग नहीं हुई है, तो वो दिमाग से निकाल दीजिएगा। ऐसा चलता नहीं है दुनिया में। इस पोर्ट को लेने के लिए और 10 लोग भी खड़े थे वहां, अपने तरीके से अपनी बोली लगाकर कायदे से ये पोर्ट जो है वो अडानी ग्रुप के नाम आया। और इतना सब कुछ होने के बावजूद वो बैकआउट नहीं कि वो पोर्ट खरीद रहे हैं, क्योंकि देश के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर पूरे निवेश को विस्तार से आपको समझाता हूं, क्योंकि चाइना वहां पर लगातार एक्टिव हो रहा था और ये भारत के लिए क्या असर दिखाएगा आप उसको समझिए। गौतम अडानी की कंपनी है अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स, बंदरगाह जिसको कहते हैं, एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड SEZ। पोर्ट का अधिग्रहण किया, जिस पोर्ट को खरीदा उस पोर्ट का नाम है हाइफा पोर्ट। इसको खरीदा। ये कहां पर है बॉस? ये है इजराइल में। ये इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है हाइफा पोर्ट, जिसको खरीदा है। शिपिंग कंटेनर्स के मामले में ये इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट है, अगर शिपिंग कंटेनर्स के मामले में बात कीजिए। टूरिस्ट क्रूज शिप के मामले में पोर्ट में 70% हिस्सेदारी अडानी समूह के पास और 30% की हिस्सेदारी इजराइल की कंपनी गडॉत के पास लीज पर है साल 2054 तक। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से अडानी समूह इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर तो रहा है, लेकिन ऐसे वक्त में भी गौतम अडानी ने इजराइल में पोर्ट ट्रांसफर सेरेमनी कर अपने विरोधियों को हैरान कर दिया। इजराइल के हाइफा पोर्ट के अधिग्रहण के लिए गौतम अडानी 2 साल से लगे हुए थे। पिछले साल जुलाई में अडानी ने इस पोर्ट के लिए इतनी बड़ी बोली लगाई थी कि उसके आसपास तक कोई दूसरी बोली लगाने वाली कंपनी नहीं थी, क्योंकि फिर वही नैरेटिव गढ़ दिया जाएगा कि अच्छा यहां से फोन गया होगा तो अडानी को दे दिए। ऐसा नहीं होता बॉस। आप देखिए उस आदमी ने कितनी बोली लगाई है, कितना पैसा लगाया है इस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट के लिए। अडानी समूह की बोली जो है, जो उन्होंने बोली लगाई कि भैया हम इतने में लेते हैं, बताओ कोई है दूसरा मार्केट में? उन्होंने बोली लगाई 1.18 अरब डॉलर की, जिसको अगर आप कन्वर्ट करने बैठिएगा तो ये करीब करीब बैठता है 9600 करोड़ रुपया। इतना करीब 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया। जो दूसरे नंबर पर बोली लगी थी वो इससे कितनी कम थी पता है? सेकंड नंबर की जो बोली थी, सेकंड, भैया मिट जाओ, हाँ, सेकंड नंबर की बोली वो अडानी ग्रुप की बोली से 55% कम थी बॉस। 55% कम, यानी अडानी ग्रुप ने 55% ज्यादा पैसा ऑफर किया। ये वो पुरानी फिल्मों वाला नहीं चल रहा, अमिताभ बच्चन की और शशि कपूर की पुरानी 70 के दशक की फिल्में नहीं आती थी कि किसी ने बोली कितने की लगी है बता दिया और 1 रुपया ज्यादा देके वो बोली अपने नाम कर ली। ऐसा नहीं है बॉस। अगर पता रहता, सेटिंग गेटिंग का खेल होता, तो 55% जो है वो ज्यादा रकम देकर नहीं खरीदते।
5%, 10% ऊपर करते भाई, जिसकी बोली ज्यादा उसको मिल जाता। 55% पैसा ज्यादा दिया है अडानी ग्रुप ने इस पोर्ट को खरीदने के लिए। खुद इजराइल की सरकार का अनुमान था कि $870 मिलियन यानी करीब 7,000 करोड़ मिलेंगे, लेकिन अडानी का निवेश इजराइल के निवेश की उम्मीद से भी कहीं ज्यादा था, क्योंकि उनको यह पोर्ट अपने हाथ से जाने नहीं देना था, क्योंकि यह भारत के लिए भी रणनीति के तौर से इंपॉर्टेंट था, चीन को टक्कर देने के लिए इंपॉर्टेंट था। इजराइल सरकार की उम्मीद से भी बड़ा ऑफर अडानी समूह ने दिया और तब पोर्ट अपने नाम। जब इजराइल की कंपनियों को अडानी के ऑफर की कीमत का पता चला तो वो कंपनियां इस डील के लिए बोली लगाने से पीछे हट गई। उन्होंने बोला भाई हमारे बूते का नहीं है। 7,000 करोड़ जो है वो खुद सरकार कह रही है, ये आदमी 9600 करोड़ देने की बोली लगाकर बैठा है, हम नहीं दे पाएंगे इतना। मतलब अडानी ने इजराइल के हाइफा पोर्ट को हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन अडानी समूह को यह डील ऐसे ही नहीं मिल गई। अडानी को पोर्ट संचालन में उसके लंबे अनुभवों की वजह से भी डील मिली। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट का नाम आपने सुना होगा, जो देश का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है। मुंद्रा पोर्ट का ऑपरेशन अडानी पोर्ट्स के पास ही। पोर्ट्स बिजनेस में अडानी समूह की मौजूदगी का आंकड़ा अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके पास कितना अनुभव है देश का। अच्छा, जो लोग हंगामा कर रहे हैं उनकी खुद की सरकार के वक्त अडानी ग्रुप को ये पोर्ट्स मिले, लेकिन वो उस पर कोई बात ही नहीं करते। देश का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर, पोर्ट्स और टर्मिनल का संचालन वो अडानी ग्रुप के पास है। देश के जो सारे पोर्ट्स हैं, सारे पोर्ट्स, उसका करीब करीब 24% जो है वो अडानी समूह के पास है। अब आप बताइए, 24% वो अडानी समूह के पास है, सारे बंदरगाहों का 24%। तो क्या ये अकेले किसी एक आदमी ने दे दिया क्या? अडानी के पास जो 13 पोर्ट है, 13 पोर्ट अडानी ग्रुप के पास है इस वक्त, वो मोदी सरकार में नहीं मिले थे। जो लोग सोच रहे हैं कि मोदी ने सारे पोर्ट्स अडानी को दे दिए होंगे उठा के, वो इतिहास खंगालें। 90 के दशक से अडानी पोर्ट्स के बिजनेस में है और तब से कई सरकारें आई और गई हैं, अडानी समूह को पोर्ट्स मिलते गए। और जो गुजरात में मिले वो तो कांग्रेस की सरकार के समय में, लेकिन ये सब आपको कोई बताएगा नहीं। हवा में लोग तैर रहे हैं, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी गाना बज रहा है और उसमें कुछ लोग नाच रहे हैं। हाइफा पोर्ट भारत से बाहर पश्चिमी देश में अडानी समूह का पहला पोर्ट अधिग्रहण। इजराइल के हाइफा पोर्ट का अधिग्रहण अडानी का स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है। अभी कुछ देर पहले मैं इसके बारे में आपको बता रहा था, अब उसी पर दोबारा लौटूंगा और डिटेल दूंगा। हाइफा पोर्ट अडानी के लिए स्ट्रैटेजिक परचेज या इन्वेस्टमेंट क्यों है, इसके लिए आपको हाइफा पोर्ट की लोकेशन को समझना होगा। हाइफा पोर्ट की अगर आप लोकेशन को समझेंगे, ये अगर आप यहां पर मैप से देखें, ये मैप यहां पर डालिए जरा, जो आपको जानकारी दे रहा हूं इसको समझिए, एक एक डिटेल समझिएगा ना, तब बात समझ में आएगी कि इस आदमी ने क्या किया, इनके समूह ने क्या किया और ये किस तरह की चीज। जो आपको यहां पे तस्वीर डालिए जरा, ये तस्वीर, ये मैप आप देख रहे हैं और ये जो आप यहां पर गोल ये देख रहे हैं, इसको हाइफा पोर्ट कहते हैं। ये देख रहे हैं, ये दिखाइए जरा, जूम करके दिखाइए। तो ये जो है, ये देखिए, ये हाइफा पोर्ट है जिसकी बात हो रही है यहां पर, और इसके आसपास आप देख रहे हैं सऊदी अरब है, सीरिया, तुर्की, इजिप्ट, ये सारी चीजें मौजूद है, सारे लोकेशन मौजूद। उत्तरी हिस्से, इजराइल के उत्तरी हिस्से में भूमध्य सागर के किनारे बनाया गया हाइफा पोर्ट। हाइफा पोर्ट जहां मौजूद है उसके आसपास कौन कौन से देश है वो भी आपको दिखा रहा हूं, एक बार जरा जूम करके दिखाइए। अगर आप देखेंगे यहां पर आपको लेबनान नजर आएगा, सीरिया नजर आएगा, देख रहे हैं यहां पे सीरिया है बिल्कुल पास में। नीचे की तरफ मिस्र है, इजिप्ट, लीबिया मौजूद है, ट्यूनीशिया है, अल्जीरिया है। ऊपर की तरफ आप देखिएगा टर्की, ग्रीस, बुल्गारिया, और आगे बढ़ेंगे तो ऑस्ट्रिया, फ्रांस, स्पेन भी आपको नजर आएगा। ये पूरा इलाका जो है वो स्ट्रैटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रीस है, बुल्गारिया है, यहां पर आप देख रहे हैं, यहां टर्की आपको दिखा रहा हूं, यहां इटली है, ये सारा, और इधर ईरान है। मतलब हाइफा पोर्ट से यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के देशों में व्यापार के लिए नए मौके खुल जाए। हाइफा पोर्ट से भारत का रूट भी आपको समझा देता हूं, वो भी देखिए जरा, आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से काम करेगा। अगर आप देखेंगे यहां पर हाइफा पोर्ट है, ये देख रहे हैं आप, जरा जूम करके दिखाइए, और यहां पर इंडिया है, ये तस्वीर देख रहे हैं, ये इंडिया है, और इसको थोड़ा सा जूम आउट कीजिए तो आपको यहां पर नजर आएगा कि यहां पर हाइफा पोर्ट, ये देखिए, यहां हाइफा पोर्ट
और यहां पर अपना इंडिया। भारत के मुंद्रा पोर्ट से कोई जहाज भारतीय सामानों को लेकर जाएगा तो वो अरब सागर में खाड़ी देशों से होता हुआ लाल सागर में जाएगा और वहां से स्वेज की खाड़ी में होता हुआ स्वेज नहर में दाखिल होगा और वहां से सीधा हाइफा पोर्ट तक पहुंचेगा। वैसे अभी भी भारत के जहाज इस रूट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाइफा पोर्ट के भारतीय कंपनी के हाथों में आने के बाद भारत से इंपोर्ट की राह और ज्यादा आसान है। इजराइल के हाइफा पोर्ट की कमान अपने हाथों में लेने के बाद अडानी समूह के पास यूरोप, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के देशों में व्यापार की राह आसान है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अडानी को ही इससे फायदा होगा, भारत की कंपनियों को भी इससे आगे चलकर फायदा जरूर है। हाइफा पोर्ट से होने वाले कारोबार के बारे में अगर आप सुनेंगे, वहां पर जिस हाइफा पोर्ट की बात कर रहा हूं वहां पर कितना व्यापार होता है इसको आप समझिए। करीब करीब जिस हाइफा पोर्ट की बात कर रहा हूं, हाइफा पोर्ट बंदरगाह, यहां पर करीब करीब 14,63,000 कंटेनर आते हैं। तो ये एक बड़ा पोर्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहां पर 29,53,000 टन का इतने का कार्गो आता है, कार्गो आता है। इतना ही नहीं, यहां पे जो क्रूज चलती है उसमें हाइफा क्रूज टर्मिनल पर करीब 3,70,000 क्रूज यात्री आते हैं। इस हाइफा पोर्ट की बात कर रहा हूं, 3,70,000 पैसेंजर आते हैं। यह इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट अडानी समूह को मिलना सिर्फ कंपनी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि भारत के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण साबित हो। इजराइल के पोर्ट किसी भारतीय कंपनी को मिलना चीन को भारत की चुनौती भी है। आप सोच रहे होंगे कहां इजराइल, कहां चीन। इजराइल में पोर्ट से चीन को कैसे चुनौती मिलेगी? दरअसल चीन की कंपनी चाइना शांघाई इंटरनेशनल पोर्ट ग्रुप ने हाइफा में ही एक नए पोर्ट को डेवलप किया और 2021 में उसे 25 साल की लीज पर ले लिया था। इजराइल में चीन की कंपनी का आना अमेरिका के साथ साथ भारत के लिए भी खतरा था। उस पोर्ट से चीन, इजराइल, यूरोप और अफ्रीका के देशों में अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। अब अडानी के हाथों में हाइफा के मुख्य पोर्ट की कमान आने के बाद चीन को चुनौती मिलेगी। चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था उसको भी अडानी समूह ने बड़ा झटका दिया था। अडानी समूह ने चाइनीज कंपनी से भी बड़ा पोर्ट अपने हाथों में लेकर चीन की चाल को नाकाम कर दिया। इजराइल जैसे पश्चिमी देश का हाइफा पोर्ट तो अडानी समूह को मिल गया, लेकिन भारत के से बाहर ऐसे कई पोर्ट और एयरपोर्ट हैं जिन्हें भारत सरकार या तो खुद चलाती है या फिर भारतीय कंपनियां ऑपरेट करती हैं। जैसे चाबहार पोर्ट, ईरान इस पोर्ट को बनाने में भारत ने ईरान के इस पोर्ट को बनाने में मदद की। इससे अफगानिस्तान, ईरान में चीन की दखल पर लगाम लगेगी। फिर है चट्टोग्राम और मंगोला पोर्ट बांग्लादेश में। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार कनेक्टिविटी बढ़ेगी और बांग्लादेश में चीन की दखल रुकेगा। कोलंबो पोर्ट का वेस्ट इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, ये श्रीलंका में। कोलंबो पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल बनाने और ऑपरेट करने का काम अडानी पोर्ट को मिला। श्रीलंका में चीन की दखल रोकने में इससे भी मदद मिलेगी। सितवे पोर्ट म्यांमार में 2016 में भारत ने म्यांमार में सितवे पोर्ट का निर्माण किया। इससे म्यांमार में चीन का दखल रोकने में मदद मिली। तो हर खबर को इतने छोटी नजर से नहीं देखना चाहिए कि आपको सिर्फ कह दिया गया कि अडानी अंबानी और आप उसमें बह गए। पूरी खबर को समझिए, देश के लिए उसका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे चीन के मामले में भारत को मजबूती मिल रही है, ये सब भी समझना होगा। और अब आपको वो भी खबर बता दूं जिससे भारत की बर्बादी का सपना देखने वालों को झटका लगेगा। अडानी के मामले को लेकर कुछ लोग ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जैसे भारत ही बर्बाद होने वाला है। ऐसा दुष्प्रचार करने वाले ये भूल जाते हैं कि आईएमएफ लगातार भारत को दुनिया का ब्राइट स्पॉट बता रहा है। आज ही दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी और मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कहा है कि वो भारत को लेकर बहुत ही ज्यादा आशावान है। उनके ये शब्द हैं कि आई एम वेरी बुलिश ऑन इंडिया, मतलब मैं भारत को लेकर बहुत आशान्वित हूं। ये एप्पल का सीईओ कह रहा है उस वक्त जब भारत में एक बहुत बड़ी कंपनी के शेयर गिर रहे हैं। टिम कुक कह रहा है भैया हमको भी इंडिया में होप दिख रही है, बहुत कमाल का देश जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो जो लोग बर्बादी का सपना देख रहे हैं वो सपना देखते रहे, दुनिया को ये नहीं दिख रहा, दुनिया को भारत में अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और एप्पल बहुत जल्द अपने रिटेल को भारत लाने वाला है, भारत में अपना पहला रिटेल स्टोर भी खोलने जा रहा है। तो ये पूरी बात आज आपको इसलिए बताई कि आपको समझ में आए
कि गिरते शेयर और उस पर हो रही राजनीति के बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप तक पहुंचने नहीं दी जाती, आपको वो भी जानना चाहिए। और पाठशाला में अब उस टेक्नोलॉजी का चैप्टर जिससे दुनिया बदलने वाली है। आसान भाषा में कहूं तो एक ऐसी तकनीक जिसमें हजारों लोगों के दिमाग की शक्ति है, जो कई घंटों और कई दिनों के काम को कुछ सेकंड और मिनटों में कर सकती है। इस बार जब बजट आया तो इसमें बहुत अहम बात एक ऐसी थी जो लोगों ने मिस की, और यह बात है एआई से जुड़ी हुई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आप कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या भला है बॉस? इस पर भारत में बड़ा फोकस हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जोर दे रहे हैं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी पर दुनिया के बड़े बड़े और ताकतवर देशों में बहुत काम हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके सहारे भविष्य में यह तय होगा कि कौन देश कितना शक्तिशाली। इसी वजह से देश में 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट खोलने का ऐलान किया गया है। ये इंस्टीट्यूट कृषि, स्वास्थ्य और शहरी विकास के क्षेत्र में काम करेंगे। बहुत से लोगों को लगा कि सिर्फ सरकारी घोषणा भर है जो हर बजट में होती है, हो गई, इससे हमारा क्या लेना देना है, एआई आएगा नहीं आएगा, इससे क्या लेना देना। और कृषि के क्षेत्र में एआई क्या ही कर लेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज मैं आपको बताऊंगा इस तकनीक से इन तीनों क्षेत्रों में कैसे दुनिया बदलने वाली है बॉस, कायाकल्प होने वाला है। आज इस तकनीक को डेमो के साथ आपको दिखाऊंगा कि आपकी जिंदगी कैसे आसान होने वाली आने वक्त में। मतलब नरेंद्र मोदी जो फ्यूचर देख रहे हैं और जिस फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो फ्यूचर आज आपको दिखाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूं ताकि आप ये समझ सकें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और इससे कैसे दुनिया बदलने वाली। पहला वीडियो जो आपको दिखा रहा हूं ये चीन के एक स्कूल का है, जिसमें बच्चे सिर पर एक बैंड पहने हुए हैं और ये डिवाइस इन बच्चों के ब्रेन को पढ़ रहा है। मतलब जो बच्चे पढ़ने आए हैं उनके ब्रेन को एक डिवाइस पढ़ रही है। इनका पढ़ाई में कितना ध्यान है, इनका दिमाग किन बातों को समझ रहा है, किन बातों को नहीं समझ रहा है, इसका रियल टाइम डेटा एक कंप्यूटर में जा रहा है। अब आप सोचिए, आधे माता पिता की, आधे क्या है, 90% 95% माता पिता की टेंशन क्या है? मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा है, ठीक से पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, समझ रहा है नहीं समझ रहा है, टेस्ट का रिजल्ट आया फेल हो गया, तब पता चल गया अरे बॉस इसको समझा ही नहीं था। अब आपको रियल टाइम पता चल रहा है कि वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। कंप्यूटर में डेटा जा रहा है उसी वक्त कि आपका बच्चा समझा कि नहीं समझा। इस डिवाइस से पढ़ाई में बच्चों की रुचि को समझा जा सकता है कि उसको कितना इंटरेस्ट आ रहा है, किस तरह के सब्जेक्ट अच्छे लग रहे हैं, या बातों को समझने में किस तरह की दिक्कत आ रही है, यह सब पता लगाया जा सकता है। इस डिवाइस से मिली जानकारी के मुताबिक बच्चों की पढ़ाई के तरीके को बदला जा सकता है। यानी जिन बातों को समझने में कई महीने साल का समय लगता था, अब वो बातें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ ही समय में पता लगाई जा सकती है। और ये तो एक उदाहरण है पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। अब आपको दूसरा वीडियो दिखाता हूं कि कैसे खेती में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। क्यों नरेंद्र मोदी ने बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जब बातें की और प्रावधान रखा तो कृषि क्षेत्र का भी जिक्र किया, आपको यह वीडियो बताएगा। यह सोलर एनर्जी से चलने वाला एक ऑटोमेटिक रोबोट है जिसमें जीपीएस नेविगेशन लगा हुआ है। इसमें हाई सेंसर कैमरा भी लगा है। यह हाई सेंसर कैमरा क्या कर रहा है कि पौधे की पहचान कर लेता है। कोई पौधा खराब है या उसमें कीड़ा लग गया है तो उसको कैमरा से सेंस कर लेता है। आपको पता नहीं चलेगा कि अंदर कहीं छोटा मोटा कीड़ा है नहीं है जो बाद में बड़ा हो जाए, फैल जाए, बर्बाद कर दे पूरा का पूरा खेत। ये कैमरे से स्कैन कर लेगा कि कहां कीड़ा लगा है और उस पौधे को, उस फसल को हटा देगा। सबसे बड़ी बात, ये रोबोट जंगली घास को खत्म कर देता है, जो एक किसान के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है। पौधे के हिसाब से दवा का छिड़काव कर देता है। मिट्टी में कहां नमी की कमी है, कहां पानी की जरूरत है, कहां नहीं है, यह भी बता देता है। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को मार देता है। यह स्मार्टफोन से ऑपरेट होता है। इस पर खेत और फसल से जुड़ी सारी जानकारी भेज देता है आपके मोबाइल पर। मतलब कल को आने वाला वक्त ऐसा भी होगा
कि किसान लेटा है और मोबाइल पे देखेगा कि हाँ हो गया, अच्छा यहाँ लगा है कीड़ा, हटाओ इसको, यहाँ पानी डालने की जरूरत है, डालो जरा इसको। किसान भी आराम करेगा, ये भी दिन आएगा। 130 किलो वजन वाला ये रोबोट 12 घंटे काम कर सकता है। इसे बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। यह रोबोट धान की फसल में पानी के कीड़ों को खत्म करता है। आमतौर पर इन कीड़ों को मारने के लिए बत्तखों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इतने सारे बत्तख कहां से लाएंगे, इसलिए पानी में मौजूद कीड़े फसल को नुकसान पहुंचाते ही हैं और धान की पैदावार कम हो जाती है। लेकिन यह रोबोट कीड़े की समस्या खत्म कर देता है और फसल से जुड़ी जानकारी भी देता है। यह तो मैंने आपको एक दो तकनीक बताई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से खेती में क्रांतिकारी काम किए जा रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ी महंगी तकनीक है, लेकिन भारत के पास इस तकनीक को सस्ता करने का एक मास्टर प्लान है, मास्टर टेक्नोलॉजी है। इसलिए सरकार खेती की दिशा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाने की तैयारी कर रही है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से बनी इंसान के दिमाग को पढ़ने वाली चिप के बारे में भी बताता हूं। ट्विटर वाले एलन मस्क की दूसरी कंपनी न्यूरालिंक ने एक छोटे सिक्के के आकार की चिप तैयार की। इसे रोबोट और न्यूरोसर्जन की मदद से ब्रेन सर्जरी करके इंसान के दिमाग में फिट किया जाएगा। यह डिवाइस इंसान के दिमाग में न्यूरोनल एक्टिविटी को मॉनिटर करेगी कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, जिसमें शरीर में होने वाले रोगों के बारे में पता किया जा सकता है। इसका आउटपुट स्मार्टफोन, पैड या लैपटॉप पर देखा जा सकता है। मतलब चिप लग गया दिमाग में, आप मोबाइल पे देख रहे हैं, अच्छा ये बीमारी हो रही है, अच्छा ये ब्लड में प्रॉब्लम आ रही है, ये सब दिमाग में क्या चल रहा है वो पता चलेगा। इस डिवाइस का ह्यूमन ट्रायल अगले कुछ महीनों में शुरू हो जाएगा। अक्सर हम ये कहते हैं कि किसी मन में क्या चल रहा है ये सिर्फ भगवान जानता है। बॉस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा आ रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा बता देगा। पता चला आपके दिमाग में चिप लगा है और आप मन में गाली दे रहे हैं, दूसरा मोबाइल में पढ़ लिया तो कांड है। सोचिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में कैसा कैसा काम हो रहा है। और इसीलिए इस बार के बजट में नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इतना ध्यान दिया है। वो भविष्य के लिए भारत को तैयार कर रहे हैं। अच्छा, भारत में टैलेंट की कमी तो है नहीं। हम वेट करें कि दुनिया कुछ बनाएगी, फिर हम वो महंगा कैसे खरीदेंगे, इसके बारे में सोचे। इसलिए इससे बेहतर है कि आज ही अपना इन्वेस्टमेंट करो, अपनी एआई इंस्टीट्यूट बनाओ, वहां लोगों को मौके दो, कुछ नया बनाओ। भारतीय तो जुगाड़ में कमाल के हैं। अच्छा, एआई से सैनिक भी तैयार हो रहे हैं, जिन्हें मिलिट्री रोबोट कहा जाता है। किलर रोबोट के बारे में मैं आपको पाठशाला में एक बार बता चुका हूं। दुनिया के बड़े बड़े देश अब मिलिट्री रोबोट पर काम कर रहे हैं कि मरेगा तो रोबोट मरेगा, लड़ेगा तो रोबोट लड़ेगा, इंसानी जान भी बचेगी। ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो दुनिया बदलने की ताकत रखती है। लेकिन आजकल जिस एआई तकनीक की सबसे ज्यादा चर्चा है, उसके बारे में भी चर्चा करना चाहता हूं। आपको भविष्य दिखा रहा हूं तो वर्तमान में जो भविष्य के संकेत मिल रहे हैं उसको भी समझिए। इसका नाम है चैट जीपीटी। आप में से कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना तो सुनिए। यह स्कूल के बच्चों से लेकर किसी कंपनी के सीईओ सबके लिए काम आने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक है। चैट जीपीटी से कुछ भी पूछ लीजिए, कुछ सेकंड में बता देगा। इसके एप्लीकेशन लेटर, कहानी, निबंध से लेकर बॉस को ऑफिशियल मेल, लव लेटर लिखना है, भाषण लिखना है, सब खट 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 तैयार। अब आप कहेंगे ये तो गूगल भी करता है। नहीं बॉस, गूगल आपको वो आर्टिकल चुनकर दे देता है, ढूंढ के दे देता है जिसमें ऐसी बातें लिखी हो सकती हैं। चैट जीपीटी आपको जवाब ढूंढ के देता है। ये नहीं कि 50, 100, 2000 आर्टिकल दे दिया, अब आप ढूंढते रहिए हमको मिला कि नहीं मिला और सब बैठ के पढ़ रहे हैं। ये गूगल में होता है। चैट जीपीटी जवाब देता है सीधा। इतिहास से जुड़ी कोई घटना हो, जानकारी हो, सब फटाफट बता देता है। तो आपको यह जानना चाहिए कि जैसे बचपन में इच्छा पूरी करने वाले जिन की कहानी तो जरूर आपने सुनी होगी, जिसमें वो कहता था ना कि हाँ हुकुम मेरे आका। चैट जीपीटी आजकल वही जिन है, हुकुम मेरे आका वाला। बॉस, चैट जीपीटी ना एक ऐसा ऐप या टूल है जिसकी मदद से कोई भी इंसान क्रिएटिव काम कर सकता है। आप क्रिएटिव हो ना हो, लेकिन आप कर सकते हैं, आप भी क्रिएटिव बन सकते हैं। पहले आपको चैट जीपीटी के बारे में बता देता हूं, फिर आपको इसका लाइव डेमो दिखाऊंगा काम कैसे करता है। चैट जीपीटी एक चैटबॉट है, यानी जैसे रोबोट होता है ना वैसे चैटबॉट। यानी इससे कोई भी सवाल किसी भी मुद्दे पर पूछिएगा तो उसका जवाब दे देता है। अच्छा, सही देता है। जवाब देने के लिए तो बहुत लोग हमारे आसपास घूमते रहते हैं, ये सही जवाब देता है मोटे तौर पर। चैट जीपीटी से कुछ करने के लिए कहिए वो भी कर देता है।
चैट जीपीटी को ओपन एआई नाम की एक कंपनी है, उसने साल 2015 में बनाया। ओपन एआई कंपनी में सैम एल्टमॉन और एलन मस्क, जो ट्विटर वाले भैया है ना एलन मस्क, इन्होंने मिलकर इसे डेवलप किया था। एलन मस्क 2018 में इससे अलग हो गए। चैट जीपीटी का पूरा मतलब है चैट जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, चैट जीपीटी। इसको 30 नवंबर 2022 को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। यह 100 भाषाओं में मौजूद है, लेकिन अंग्रेजी में सबसे सही और सटीक जानकारी देता है। अब आपको यह समझाता हूं कि एआई के मामले में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में चैट जीपीटी सबसे अलग कैसे है। चैट जीपीटी किसी भी तरह के सवालों का जवाब दे सकता है, यहां तक कि निजी राय भी दे सकता है, नौकरी खोजने में मदद कर सकता है, स्टूडेंट के असाइनमेंट लिख सकता है, रिसर्च पेपर लिखने में मदद कर सकता है, कहानी लिख देगा, कविता लिख देगा, सब कर देता है भाई। तर्क दे देता है, मतलब आपको दलीलें देनी है वो भी बना के दे देगा, वीडियो बना सकता है, वॉइस ओवर आपका कर देगा, मतलब कोई वीडियो बनाया उसमें आपको आवाज डालनी है, आपकी आवाज अच्छी नहीं है, ये आपका आवाज डाल देगा। यानी चैट जीपीटी वो सब कर सकता है जो लॉजिकली संभव है। अगर आपको 2019 लोकसभा चुनाव का आकलन करने को कहें, या ये कहें कि 2019 के लोकसभा चुनाव का भारत की राजनीति पर क्या असर पड़ा, उस पर 5 मिनट का आर्टिकल लिखिए, तो आपको पहले तो कितना आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप लिखेंगे, लिखने में अच्छे नहीं है तो 2 कौड़ी का लिखेंगे, सब हंसेंगे, ये सब टेंशन ही खत्म। चैट जीपीटी आपके लिए कर देगा, लिख के दे देगा बॉस, आपको खाली बोलना है। जैसे मैं आपको पाठशाला में एक डेमो दिखाता हूं कि चैट जीपीटी कैसे काम करता है। मैंने यहां पर एक लैपटॉप लगाया हुआ है और यहां स्क्रीन पर आप उसका आउटपुट देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए कुछ इसमें लिखते हैं कि लेट्स से आपको एक आर्टिकल लिखना है कि वाई इंडिया चूज मोदी एज प्राइम मिनिस्टर। मान लीजिए मैंने ये लिखा, आपको इसी में किसी ने बोला एक आर्टिकल लिख के दे दीजिए। अब आपने इंटर कर दिया, अब आप देखिए यहां पर देखिए ये भग 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 कर रहा है और इसने लिखना शुरू कर दिया आर्टिकल। अब मैं अगर आपको ये दिखाऊं यहां पर आकर ये क्या लिख रहा है, इसको गौर से देखिए, ये लिखता चला जा रहा है। इंडिया चूज नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर इन द 2014 general election due to his reputation as a strong leader who focused on economic development and good governance। बताइए, चैट जीपीटी को भी पता है, हमारे यहाँ विपक्ष मानने को तैयार नहीं। तो वो कह रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी एक स्ट्रॉन्ग लीडर थे, अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते थे, इसलिए चुना। ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, मोदी इंप्लीमेंटेड सेवरल सक्सेसफुल पॉलिसीज दैट हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। यानी जब सीएम थे तो ऐसे ऐसे काम किए कि राज्य आगे बढ़ा, तो लोगों ने चुन लिया। ही ऑल्सो बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग impression as a nationalist leader who was tough on terrorism and corruption. These factors, along with the dissatisfaction with the previous government's performance, led to Modi's victory in 2014 election and his re-election in 2019. काम खत्म। यानी ऐसा लग रहा है कि आपने किसी एक्सपर्ट से पूछा और उस एक्सपर्ट ने आपको जवाब दिया। कितने लोग जो हैं वो इस तरह का जवाब जो है वो एक्सपर्ट से पूछने के लिए, सुनने के लिए टीवी देखते हैं। और भविष्य में हिंदी में भी मिलेगा। अब आप कहेंगे मैं तो हिंदी में भी मिलेगा बॉस भविष्य में। ये तो एक उदाहरण देकर आपको बता रहा हूं। यही काम आप गूगल में करते तो आपको आर्टिकल दे देता, आप आर्टिकल पढ़ते, उससे ढूंढते निकाल, वो उसने दे दिया भैया, जवाब बना के दे दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि चैट जीपीटी जैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक बहुत मददगार है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं जिनके बारे में भी बात करनी चाहिए। जैसे क्रिएटिविटी पर असर पड़ेगा। भाई जब सब काम वही कर देगा, सब कुछ निकाल कर दे देगा, आपको ढूंढ कर दे देगा, तो भाई आपकी क्रिएटिविटी तो गई घास चरने। दिमाग पर जोर नहीं लगाइएगा तो दिमाग जो है वो भोथर होगा, बैठ जाएगा। सब करके दे रहा है, आपको कुछ काम ही नहीं करना है। जैसे शरीर को चलाइएगा नहीं, शरीर जो है वो बैठ जाता है, वैसे दिमाग बैठ जाएगा। याददाश्त पर असर पड़ेगा। जैसे आप कई लोगों को मोबाइल याद नहीं, नंबर याद नहीं रहता, सब फीड है, वैसे जब वो सब ढूंढ के देगा तो आप क्या याद रखिएगा। बहुत ज्यादा निर्भरता बढ़ जाएगी। गाड़ी के आने के बाद पैदल चलना बंद हुआ ना, वैसे इसके आ गई, फिर आपकी खुद की जो ललक है चीजों को खोजने की वो खत्म, सब यही खोज के दे रहा है। नौकरियों की कमी भी हो सकती है। भाई जब मान लीजिए किसी ने आर्टिकल लिखने के लिए पत्रकार रखे हैं, अब वो सब वही लिख के दे देगा। पत्रकार का क्या काम, फिर हो गया, काम चल रहा है। आपका काम ये करेगा तो आप क्या करेंगे, तो ये खतरा भी है। इंसानों के अलावा चैट जीपीटी से इस समय सबसे ज्यादा खतरा गूगल को है। गूगल भी चैट जीपीटी को लेकर परेशान है
और अपने लिए खतरे की घंटी मान रहा है। गूगल ने चैट जीपीटी टेक्नोलॉजी को लेकर कोड रेड जारी किया है, मतलब वो डरा हुआ है। गूगल को लगता है कि चैट जीपीटी भविष्य के लिए चिंता का विषय है। चैट जीपीटी की मदद से गूगल प्लेटफॉर्म पर रोज पब्लिश हो रहे लाखों कंटेंट में कमी आ सकती है। सुंदर पिचई ने मैनेजमेंट से चैट जीपीटी के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा है। चैट जीपीटी को लेकर गूगल की कंपनी अपनी चिंताएं हैं, तो वो बेवजह नहीं है, क्योंकि गूगल और चैट जीपीटी का काम लगभग एक जैसा ही है। बस चैट जीपीटी गूगल से एडवांस है। गूगल एक सर्च इंजन है जिसकी मदद से कोई भी जानकारी हासिल की जा सकती है। हालांकि गूगल सवालों के जवाब नहीं देता, बल्कि दूसरों के जवाब जो अलग अलग वेबसाइट में वो इकट्ठा करके दे देता है। जबकि चैट जीपीटी लैंग्वेज बेस्ड चैट बॉट टूल है जो हमारे सवालों के सटीक जवाब देता है। मोस्टली आप जो सवाल पूछेंगे चैट जीपीटी उसका जवाब खुद बनाकर देता है। सवाल के जवाब में कोई आर्टिकल या वेबसाइट का लिंक नहीं देता। इसमें कोई शक नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत काम की चीज है, लेकिन इसके खतरे भी हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। चैट जीपीटी से खतरनाक फिशिंग ईमेल और कोड्स बनाए जा सकते हैं। चैट जीपीटी की मदद से हैकर्स डार्क वेब मार्केट प्लेस सीक्रेट की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। इसके अलावा लोगों को ठगने के लिए हैकर्स चैट जीपीटी से अलग अलग तरीके इजाद कर सकते हैं। खतरा भी है भाई। चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा खतरा नौकरियों पर है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक 50 से ज्यादा जॉब फील्ड्स पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का कब्जा होगा। फैक्ट्री, कारखानों, बैंक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हजारों नौकरियों पर संकट आ सकता है। चैट जीपीटी की मदद से कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किए जा सकते हैं। इसकी वजह से बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की नौकरी पर खतरा है। डेटा एंट्री, अकाउंटिंग क्लर्क की नौकरियां भी चैट जीपीटी की वजह से कम हो सकती हैं। पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रहा है इसको भी समझिए। और देखिए, सिर्फ खतरा ही नहीं है, और भी बातें जो हैं वो इससे जुड़ी हुई हैं जो आपको जाननी चाहिए। ऐसा नहीं कि आएगा तो सब कुछ खतरनाक ही करेगा, बहुत कुछ अच्छा भी करेगा। हर टेक्नोलॉजी सिर्फ खतरनाक नहीं होती। 2022 में 2022 में जो एआई का मार्केट है, एआई का मार्केट ये करीब करीब 2022 में 9,85,000 करोड़ का था। 9,85,000 करोड़। सोच रहे कितना बड़ा मार्केट है। दुनिया इसमें इन्वेस्ट कर रही है। और अब आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने भी बजट में प्रावधान कर दिया कि भैया जब दुनिया कर रही है तो हम भी अभी से करो। 2030 में अनुमान है कि ये जो मार्केट है ये बढ़कर कितना हो जाएगा आपको पता है? 133 लाख करोड़ का। कहां 9 लाख करोड़, और अगले 7 साल में 100 लाख करोड़ के ऊपर चला जाएगा। मेडिकल के क्षेत्र में कहा जा रहा है कि जो मार्केट होगा एआई का वो 1,23,000 करोड़ का होगा। सोच रहे हैं 1,23,000 CR करोड़। इसी तरह कृषि के क्षेत्र में, जहां मैं आपको बता रहा था कि कैसे रोबोट कृषि में काम आ सकता है, वो 10,000 करोड़ का मार्केट जो है वो है। इंफ्रास्ट्रक्चर में 2,29,000 करोड़ रुपए। सूचना क्रांति के बाद एआई ऐसी तकनीक है जो दुनिया बदल देगी। आज से करीब 146 साल पहले 1876 में टेलीफोन आया था, तब पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। इसके बाद 97 साल बाद 1973 में मोबाइल फोन आया जिसका वजन 2 किलो था। इसके करीब 20 साल बाद 1993 में स्मार्टफोन आया पहला, जिसने लोगों का जीवन बदल दिया। कुछ ऐसा ही बदलाव एआई की दुनिया में हो रहा है, लेकिन इस बार बदलाव की स्पीड बहुत तेज है। अच्छी बात यह है कि भारत इस स्पीड में पूरी स्पीड के साथ शामिल हो गया है। बजट में प्रावधान है, नरेंद्र मोदी उस तरफ सोच रहे हैं, देश को सोचने के लिए कह रहे हैं। लेकिन इसके जो नुकसान है उसकी भी चर्चा की, और मुझे लगता है कि उस पर भी सबकी नजर होगी कि ये काम तो आए लेकिन बिना नुकसान के। पाठशाला में अब उन हथियारों का चैप्टर जिन्हें F-16 का वादा करके अमेरिका ने यूक्रेन को थमा दिया। कहने के लिए भाई अमेरिका ने 1 साल के युद्ध में अब तक यूक्रेन की खूब मदद की है। मतलब उसका हिसाब तो यही रहता है कि अरे देखिए हमने कितनी मदद कर दी। कह रहा खूब हथियार भी दे दी, लेकिन आंकड़ा देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आपके सामने कुछ आंकड़े रहता हूं कि मदद के नाम पर क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ, आपको पता चले।
पिछले साल जनवरी से नवंबर तक, यानी जनवरी 2022 से लेकर नवंबर 2022 तक, ऑलमोस्ट एक साल में अमेरिका की यूक्रेन को सैन्य मदद कितनी थी? अमेरिका की यूक्रेन को सैन्य मदद ये थी करीब करीब, अगर आप देखेंगे, $23 बिलियन, यानी 88,000 करोड़ रुपए। इतने की उसने मदद की, 88,000 करोड़ रुपए, 1,88,000, माफ कीजिएगा, 1,88,000 करोड़ रुपए। कुल मदद जो उसने की $48 बिलियन, यानी 3,93,000 करोड़ रुपए की। अब आप कहेंगे कुल मदद भी लिखी देता हूं। कुल मदद जो अमेरिका ने की है वो अभी तक की है करीब करीब, मान के चलिए, 3,93,000 करोड़। अब इतनी रकम सुनकर किसी को भी लगेगा कि बॉस ये तो बहुत मदद कर दी है, 3 लाख 4 लाख करोड़ रुपए की मदद कर रहा है। जब इतना पैसा और हथियार अमेरिका यूक्रेन को दे सकता है तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बॉस उसको टैंक देने के लिए इतनी नाक क्यों रगड़वा रहे हो, और क्यों उसे F-16 लड़ाकू विमान नहीं दे रहे हो? यूक्रेन काफी वक्त से F-16 लड़ाकू विमान मांग रहा है, लेकिन अमेरिका ने कह दिया है कि वो F-16 नहीं देगा। अच्छा, बात सिर्फ टैंक की नहीं है, यूक्रेन को फाइटर जेट देने की बात भी 4 देशों ने की थी। इनमें अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है और ब्रिटेन शामिल है। 4 देश ने कहा कि तुमको हम जो है फाइटर जेट देंगे, तुम चिंता मत करो, लड़ाई करो। अच्छा, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, तुम्हारे पास टैंक नहीं है, फाइटर जेट ढंग के नहीं है, तुम लड़ने क्या उतरे हो यार रशिया से? सब मांग मांग के लड़ रहे हो, और मांग के लड़ने का नतीजा यह है कि यूक्रेन ने बड़े विश्वास से अमेरिका से 4th जनरेशन फाइटर जेट F-16 मांग लिया। उसको भी लगा कि दे देगा F-16, जब इतना बोल रहा है कि देंगे देंगे, चिंता मत करो, तुम लड़ो लड़ो, तो उसने कहा कि F-16 दे दो, 4th जनरेशन फाइटर जेट है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देने से साफ मना कर दिया कि ना, F-16 नहीं देंगे। अब यूक्रेन को समझ में आ रहा है कि भाई ये लोग लड़वा तो रहे हैं, लेकिन F-16 नहीं देंगे तो मैं लड़ूंगा कैसे? फ्रांस ने अपने फाइटर जेट देने से मना करने के पीछे की वजह भी बताई। सुनिए क्या कह रहा है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि फ्रांस के फाइटर जेट रूस और यूक्रेन के बीच और तनाव बढ़ने की वजह नहीं होने चाहिए। अब बताइए, यूक्रेन ये फाइटर जेट कोई फूल बरसाने के लिए तो लेगा नहीं, युद्ध ही लड़ने के लिए ना लेगा, तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बढ़ने की वजह फ्रांस के जेट नहीं बनने चाहिए। तो बॉस, दोनों को टेबल पर बैठा के बात ना कराओ। मतलब आप चाह रहे हो कि ये युद्ध इसी तरह से चलता रहे और रूस जो है वो बर्बाद हो जाए, लेकिन इससे ज्यादा ना बढ़े। भाई, वो अगर आपसे फाइटर जेट मांग रहा है तो जरूरत है तभी ना मांग रहा है, और तनाव तो बढ़ेगा ही। दूसरी शर्त, फ्रांस का दिया हुआ फाइटर जेट रूस की जमीन को टच नहीं करना चाहिए, यह भी उसने शर्त लगा दी। लेकिन युद्ध के मैदान में कैसी परिस्थिति बन जाएगी ये कोई तो बता नहीं सकता। इसी वजह से ब्रिटेन ने भी फाइटर जेट देने से मना कर दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि मौजूदा परिस्थिति में यूक्रेन को F-35 फाइटर जेट्स नहीं दिए जा सकते। देख रहे हैं ये लोग कैसे दोस्त हैं। वो F-16 नहीं देगा, इमैनुअल मैक्रों फाइटर जेट नहीं देंगे, फ्रांस नहीं देगा, ये ब्रिटेन कह रहा है हम F-35 नहीं देंगे। ब्रिटेन के ये F-35 बहुत एडवांस फाइटर जेट है, इन्हें उड़ाने के लिए कई महीनों की ट्रेनिंग चाहिए होती है। ऐसे में यूक्रेन को फाइटर जेट देना सही कदम नहीं होगा। बहुत साल भर से उसको लड़वा रहे हो, ट्रेनिंग ही दे देते अगर इतनी ईमानदारी थी, लेकिन मन में तो बेईमानी भरी पड़ी है। तुम लड़ते रहो और हम जो है इधर जो है वो रूस की बर्बादी का इंतजार करते रहें, लेकिन अपने एडवांस हथियार नहीं देंगे। कल कहा कि तुम बर्बाद कर दोगे तो हमारा पैसा भी बर्बाद, हथियार भी बर्बाद, और उधर चला गया तो रूस को टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। जर्मनी ने भी यूक्रेन को जेट्स देने से मना कर दिया। कह रहे हैं कि यूक्रेन को खतरनाक जेट्स और हथियार देने का मतलब है जंग को और बढ़ाना। अभी तक तुमने कौन कमी छोड़ी है जंग बढ़ाने में? इसी से स्थिति संभलने की बजाय और खराब हो जाएगी। जर्मनी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे युद्ध का दायरा बढ़ जाए। वाह भैया, युद्ध का दायरा नहीं बढ़े मतलब ये लोग समेटे में ना आ जाएं, यूरोप समेटे में ना आ जाए, लेकिन जितने देर में तुम दोनों लड़ रहे हो आपस में अपना लड़ते रहो। मतलब तुम आपस में एक दूसरे का घर तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, मेरी बाउंड्री भी नहीं छूनी चाहिए, मेरी बाउंड्री नहीं टूटनी चाहिए। ये वाला हिसाब है इन लोगों का। ये ऐसे ऐसे बेईमान दोस्त लेकर यूक्रेन जो है वो रूस से लड़ने उतरा हुआ है। अब अमेरिका F-16 तो यूक्रेन को देना नहीं चाहता, और जब ये बात खुद जो बाइडेन ने कह दी तो किरकिरी से बचने के लिए अमेरिका ने एक नया तरीका निकाला।
उसने अपनी एक कंपनी से यूक्रेन को ऑफर दिलवा दिया कि वो कंपनी यूक्रेन को ड्रोन दे देगी। वो F-16 मांग रहा है, फाइटर जेट, ये कह रहे हैं हम ड्रोन दे देंगे। मतलब कोई आपसे कह रहा है कि सर मुझे ना गाड़ी दीजिए, अपनी 4 व्हीलर कार दीजिए, मुझे बीवी बच्चों को घुमाने ले जाना है, तो आप कह रहे हैं एक काम करो ना, मेरी साइकिल ले जाओ। अरे साइकिल पे पूरा परिवार कैसे आएगा, बीवी बच्चे सब कैसे आएंगे? वो मांग गाड़ी रहा है, तुम साइकिल दे रहे हो। वैसे ही वो मांग F-16 रहा है यूक्रेन, ये लोग कह रहे हैं हम ड्रोन दे देंगे। और ये ऐसे वैसे ड्रोन नहीं, बल्कि बेहद एडवांस फाइटर ड्रोन है जो अरबों रुपए में आते हैं। तो वहां कह रहा है कि तुम लड़ो और हमारी कंपनी से खरीद लो। सेटिंग देख रहे हैं इन लोगों की। अमेरिका की बड़ी डिफेंस कंपनी है जनरल एटॉमिक्स, जो एडवांस ड्रोन भी बनाती है। उसने यूक्रेन को करीब मुफ्त में रीपर MQ-9 ड्रोन बेचने का जो ऑफर दिया है, उस ऑफर के तहत जो वो कह रहे हैं कि एकदम फ्री जैसा माल तुमको दे रहे हैं, उस ऑफर के तहत भी क्या स्थिति आपको पता है? $1 में कहा जा रहा है कि 2 रीपर MQ-9 दे देंगे। 2 रीपर MQ-9 ये ड्रोन होता है। $1 यानी 82 रुपए में बच्चों के खेलने वाला ड्रोन भी नहीं आता है। जबकि एक रीपर MQ-9 ड्रोन की कीमत करीब 262 करोड़ रुपए बैठती है। 262 करोड़। अब भला कोई कंपनी 262 करोड़ रुपए की कीमत वाले ड्रोन को $1 में क्यों देगी बॉस? आपके मन में भी आ रहा होगा ना कि अरे यार ये तो बहुत कमाल की चीज है, $1 में ड्रोन दे रही है 262 करोड़ वाला। इस ऑफर की असलियत भी बताता हूं। ये बेईमान लोग ईमानदारी से कुछ कर ही नहीं सकते। रीपर MQ-9 ड्रोन को यूक्रेन तक लाने का खर्च लगभग 82 करोड़ रुपए आएगा। यह खर्च यूक्रेन को उठाना होगा। इसके अलावा ड्रोन के रखरखाव और पुराने ड्रोन की मेंटेनेंस का सालाना 65 करोड़ रुपए का खर्च भी यूक्रेन उठाएगा। असली कहानी यह भी है कि अब तक जनरल एटॉमिक्स के इस ड्रोन वाले ऑफर को अमेरिकी सरकार ने अप्रूव नहीं किया है। यानी इस मामले में भी धोखा, क्योंकि अप्रूवल मिलेगा, कब मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा, 1 साल बाद मिलेगा और उस 1 साल के बाद ड्रोन की जगह कोई दूसरा हथियार देने का लालच दे दिया जाएगा, ये कोई नहीं जानता। इसी से यह समझा जा सकता है कि अमेरिका यूक्रेन को मदद करने के लिए कितना गंभीर है। जिस रीपर MQ-9 ड्रोन को यूक्रेन को $1 में बेचने का ऑफर दिया गया है, उसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी देता हूं कि यह कितने खतरनाक है। रीपर MQ-9 दुनिया के सबसे खतरनाक और आधुनिक ड्रोन में से एक है। जिस रीपर MQ-9 की बात कर रहा हूं, यह हंटर किलर कैटेगरी का फाइटर ड्रोन है। कंप्यूटर और जॉयस्टिक की मदद से उड़ाया जाता है। इसकी रेंज 1900 किलोमीटर है। मैक्सिमम स्पीड 482 किलोमीटर प्रति घंटा है। लंबाई 36 फीट, ऊंचाई 12.6 फीट, विंग स्पैन 65.7 फीट, वजन 2223 किलोग्राम। फ्यूल कैपेसिटी है 1800 किलो। 1700 किलोग्राम वजन के हथियार भी उठा सकता है। रीपर MQ-9 ड्रोन क्या काम कर सकता है वो भी आपको जानना चाहिए। हेलफायर मिसाइल फिट हो सकती है इसमें। हवा से जमीन पर मिसाइल अटैक कर सकता है। 25,000 फीट तक उड़ सकता है। सर्विलांस जानकारी इकट्ठा कर सकता है, मतलब देख के बता सकता है कि कहां क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। दुश्मन के ठिकाने पर हमला कर सकता है। 3 अलग तरह के रडार इसमें लगे होते हैं। पहला रडार मल्टी स्पेक्ट्रल टारगेटिंग सिस्टम है, किसी भी तरह के टारगेट को खोज सकता है। दूसरा रडार निगरानी करने और जासूसी करने के लिए है। तीसरा रडार रेथियन सीव्यू मरीन सर्च रडार है। इससे समुद्र की गहराई में छिपी चीजों को खोजा जा सकता है। इसी रीपर MQ-9 की मदद से अमेरिका ने पिछले साल जुलाई में अल कायदा चीफ अल जवारी को काबुल में मार गिराया था। लेकिन F-16 होता है, ड्रोन होता है। सवाल यही है कि जो अमेरिका यूक्रेन को एडवांस टैंक नहीं दे रहा था, जो अमेरिका यूक्रेन को एडवांस F-16 लड़ाकू विमान नहीं दे रहा है, वो अमेरिका यूक्रेन को एडवांस ड्रोन क्यों देगा? यानी कई लोगों को यह भी लगता है कि अमेरिका यूक्रेन को सिर्फ धोखा दे रहा है। उधर जेलेंस्की अमेरिका और यूरोप के भरोसे बैठे हैं कि कहीं से टैंक मिल जाए, कहीं से लड़ाकू विमान मिल जाए तो पुतिन से युद्ध में खुद को बचा लें। लेकिन हथियारों के नाम पर जेलेंस्की को सिर्फ उतनी ही मदद मिल रही है जिससे बस यूक्रेन का थोड़ा बहुत काम चलता रहे। दूसरों के भरोसे जंग करने का अंजाम यही होता है। यह बात जेलेंस्की ने तब नहीं सोची जब वो युद्ध में बिना सोचे समझे उतर रहे थे। और आज भी युद्ध को खत्म करने की जगह पर अमेरिका और यूरोप से हथियार लेकर युद्ध को बढ़ाना चाहते हैं।
उस आदमी का दिमाग अभी भी नहीं चल रहा कि ये लोग कैसे मुझे जो है कोई हथियार देकर जो है युद्ध बस जारी रखना चाहते हैं।